मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आप तक पहुंचा दे। ड्रग्स केस से जुड़े अब कितने राजदार और कितने किरदार हैं, इसी को लेकर लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। आर्यन खान से एनसीबी एसआईटी पूछताछ करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, आर्यन खान से जुड़ी हुई जल्द आर्यन खान से पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें, जमानत पर वो रिहा हुए हैं। कई शर्त उनके सामने रखी गई हैं, वो विदेश नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ साथ हर शुक्रवार को उनको एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने के लिए भी पहुंचना होगा। उनसे पूछताछ जब भी होगी तो उन्हें सहयोग देना होगा। एसआईटी को सौंपे गए हैं 6 केस, उनमें आरोपियों से पूछताछ होगी। उसी में आर्यन खान का भी नाम है, अरबाज मर्चेंट, अचित कुमार, इनसे भी एसआईटी पूछताछ करेगी। वहीं समीर वानखेड़े अब इस जांच से हट चुके हैं। आर्यन खान से अब एनसीबी एसआईटी पूछताछ करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये पूछताछ कब होनी है ये भी अब जल्द साफ हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये तो साफ हो चुका है कि आर्यन खान से पूछताछ होनी है। कमलेश सुतार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलेश, कब होगी ये पूछताछ, क्या जानकारी मिल पा रही है? कमलेश, सुन पा रहे हैं आप? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप आवाज पहुंचे कमलेश तो रिस्पांस कीजिएगा आप। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जल्द आर्यन खान से पूछताछ हो सकती है। समीर खान से भी पूछताछ संभव है, यानी वो संभावित चेहरे जो इसमें हो सकते हैं उनसे भी आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है, क्योंकि आर्यन खान के चैट भी अब सामने हैं। उसी को लेकर आगे जांच बढ़ने वाली बात भी कही जा रही है। इसमें अरबाज मर्चेंट, जो कि दोस्त बताए जा रहे थे आर्यन खान के, अचित कुमार, उनसे भी एसआईटी ने पूछताछ की। आर्यन खान से भी पूछताछ एनसीबी एसआईटी जल्द करेगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। तो आपको बता दें, आर्यन खान की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। हालांकि थोड़ी राहत उनको इस तौर पे जरूर मिली थी जब उनको जमानत मिली थी, घर पर उन्होंने दिवाली मनाई। लेकिन अब जो जानकारी है कि उन्हें पूछताछ में पूरा सहयोग तो करना था ही, लेकिन अब जानकारी ये कि एसआईटी भी उन्हें पूछताछ के लिए जल्द बुलाएगी और उनसे कई सवाल एक के बाद एक दागे जाएंगे। उनके जवाब भी आर्यन खान को देने होंगे। दरअसल नवाब मलिक अलग इसको एंगल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिरौती के लिए ही आर्यन खान को पकड़ा गया है। लेकिन फिलहाल समीर वानखेड़े, जिन पर कई सवाल उठ रहे थे, उन्हें जांच से अलग किया गया है। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने खुद इनसे इस जांच से अपना इस्तीफा दिया कि वो अभी फिलहाल इस पर जांच नहीं करना चाहते, क्योंकि कई आरोप उन पर लगे हैं, वो उस पर सफाई देना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जल्द आर्यन खान से पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मुंबई की ड्रग्स केस में एक बार फिर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक सामने आए। इस बार उनका हमला समीर वानखेड़े के साथ साथ उस शख्स पर हुआ जिसने एक दिन पहले ही मंत्री पर निशाना साधा। मोहित कंबोज ने कल आरोप लगाए कि एनसीपी नेता सुनील पाटिल ही इन सब के मास्टरमाइंड हैं, और उसी के जवाब में नवाब मलिक ने आरोपों की बौछार कर दी। नवाब मलिक आज फिर आए और जमकर बोले। ऐसे बोले कि ड्रग्स का मामला सियासी हो गया। एनसीबी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई और तेज हो गई। नवाब मलिक के हमलों के केंद्र में रहा मोहित कंबोज, वही शख्स जिसने एक दिन पहले ही कई गंभीर आरोप लगाए, नवाब मलिक पर पलटवार भी किए। मंत्री ने आरोपों की शुरुआत मोहित कंबोज के साथ की और समीर वानखेड़े पर निशाना साधते हुए सैम डिसूजा तक पर पहुंच गए। सुनिए नवाब मलिक के धुआंधार आरोप का सबसे बड़ा वार। ऋषभ सचदेवा ये कंबोज का साला है। प्लान करके उसे ले जाया गया। 27 तारीख को प्लान तय हो गया था। जो कि पगार है वो कह रहा था कि इनकी चर्चा हुई कि अब पैसे बड़े आने वाले हैं। उसे ले जाया गया। बाद में उसे केपी गोसावी ने अपने पोजीशन में रखा। पैसे मांगे गए। 18 करोड़ की डील हुई। 50 लाख उठाए गए। और जब सेल्फी वायरल हो गई तो उस पर कि पैसा नहीं मिलेगा तो उसे आरोपी बना दिया गया। जिक्र आर्यन ड्रग्स केस का था। मोहित कंबोज के बहाने निशाना था समीर वानखेड़े पर। नवाब मलिक ने कहा कि यह पूरा मामला अपहरण और फिरौती का है। मामला बीजेपी से जुड़े मोहित कंबोज का है, लिहाजा मंत्री ने हमले में देर नहीं लगाई। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। नवाब मलिक जिस मोहित कंबोज को मास्टरमाइंड बता रहे हैं, वो सुनील पाटिल नाम के शख्स को
मास्टरमाइंड बता रहा था। मोहित कंबोज ने अभी एक दिन पहले ही कहा था कि सुनील पाटिल के जरिए ही इस ड्रग्स केस की नींव डाली गई। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। मोहित कंबोज के आरोपों पर नवाब मलिक का जवाब भी आया। मंत्री ने साफ साफ कहा कि वो कभी भी सुनील पाटिल से नहीं मिला। कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में उनका पिछलग्गू था। 1.5 साल पहले एक छापेमारी सीबीआई की इनके घर पे हुई। 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई, उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। 3000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करके बनाई, ऐसा कौन सा भंगार बेचा, ऐसा कौन सा भंगार बेचते थे कि 3000 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बन गई। हर एक एरिया, हर एक लोकेलिटी में, मुंबई में फ्लैट, जुहू पे आपका 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, कुल्ला पे आपकी लैंड। आपने इतना भी नहीं किया, नवाब मलिक जी ने खुद महाराष्ट्र में किसान बनकर किसान की लैंड खरीदी, फार्मिंग लैंड खरीदी। ये सब जैसे जैसे उनकी गुट्टियां खुल रही है, उनका आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, झूठे आरोप बढ़ते जा रहे हैं। मंत्री के नए खुलासे को लेकर मोहित कंबोज ने भी सफाई दी और पूछा कि वो अब तक चुप क्यों थे। कैसे 21 साल से महाराष्ट्र के अलग अलग होम मिनिस्टर्स के साथ कैसे उनके संबंध रहे और ये कॉन्स्पिरेसी कैसे सैम डिसूजा के साथ मिलकर उन्होंने रची। आज तक इस बात पे नवाब मलिक जी क्यों चुप रहे? मेरे प्रश्न उठाने के बाद वो झूठी स्टोरी लेके आज बाजार में आ गए, लेकिन जो सच्चाई थी उस पे वो आज तक क्यों चुप रहे, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। नवाब मलिक ने आज सैम डिसूजा का भी जिक्र किया, जो अभी फरार बताया जा रहा है। सैम डिसूजा के घर पर हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मुंबई के बांद्रा इलाके में जो एक घर है, यहाँ के 4थे मंजिले पर सैम डिसूजा का घर है। यहाँ पर जब हम लोगों ने बात की तो यहाँ पर लोगों ने हमें बताया है कि दरअसल दिवाली के 2 दिन पहले से सैम डिसूजा यहाँ नहीं है, गायब हो गए हैं, यहाँ नहीं रह रहे हैं, यहाँ से निकल गए हैं। और फिलहाल यहाँ पर इन लोगों में से किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि सैम डिसूजा कहाँ गए हैं, लेकिन दिवाली के 2 दिन पहले से ही घर में ताला लग गया था। नवाब मलिक बनाम मोहित कंबोज की जुबानी जंग में बीजेपी कूद पड़ी। पार्टी ने मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर डाली। पूरी तरह से ये वाज़े वसूली गेट का पार्ट 2 है। अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र सरकार स्वयं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करे। किरण गोसावी समेत सुनील पाटिल और जो आवश्यक लगते सभी की नार्को टेस्ट करे। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो डर का क्या कारण? ड्रग्स केस को लेकर एक दूसरे पर हमले का दौर जारी है। घेराबंदी भी जबरदस्त हो रही है। फिलहाल ये दौर थमता नहीं दिख रहा। विद्या और कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। नवाब मलिक के नए आरोपों को लेकर उनसे बात की आज तक संवाददाता कमलेश सुतार ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या आरोप है? आप कह रहे हैं कि ये पूरा फिरौती का मामला है, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाभा और आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा गया। कोर्ट में आर्यन के वकीलों ने कहा कि ये खुद नहीं आया, इसे पार्टी में लाया गया प्रतीक गाभा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए। ये तीनों को छोड़ा गया। ऋषभ सचदेवा ये कंबोज का साला है, प्लान करके उसे ले जाया गया। 27 तारीख को प्लान तय हो गया था। जो कि पगार है वो कह रहा था कि इनकी चर्चा हुई कि अब पैसे बड़े आने वाले हैं, उसे ले जाया गया। बाद में उसे केपी गोसावी ने अपने पोजीशन में रखा, पैसे मांगे गए, 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख उठाए गए। और जब सेल्फी वायरल हो गई तो उस पर कि पैसा नहीं मिलेगा तो उसे आरोपी बना दिया गया। तो पूरा मामला किडनैपिंग और रैंसम वसूली का है और आने वाले दिनों में चीजें धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड भाजपा के नेता रहे मोहित कंबोज है? मुझे लगता
लगता है आर्यन के किडनैपिंग का दिमाग उनका है। उनके साले के जरिए ये 2 लड़कों ने उसे इनवाइट किया। जांच में चीजें सामने आएंगी। आपको लगता है या फिर आपके पास इसके अलावा कुछ पुख्ता सबूत भी है? कि कोर्ट में आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाभा के जरिए ये आर्यन वहां पहुंचा, ये बात सच है। ये तीनों को छोड़ा गया। ऋषभ सचदेवा कंबोज का साला है। कंबोज पहले दिन से छटपटा रहा है। कंबोज वानखेड़े के साथ मिला हुआ है। तो हमें लगता है ये साजिश है। चीजें धीरे धीरे जो विजय पगारे का बयान आया है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, लग रहा है कि इस किडनैपिंग में वो भी शामिल है। ये आपने आज एक और गंभीर आरोप किया है कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश थी, क्योंकि महाराष्ट्र के एक मंत्री को वहां पर बुलाया गया था। देखिए, हमारे असलम शेख साहब हैं जो गार्डियन मिनिस्टर है मुंबई सिटी के। उनके पास पोर्ट का डिपार्टमेंट भी है। काशिफ खान जो है वो लगातार उन्हें परसू कर रहा था कि आप पार्टी में आए, लेकिन असलम खान अपनी व्यस्त कार्यक्रम की वजह से नहीं गए। हमें और भी जानकारी है, कई नेताओं के, मंत्रियों के जो परिवार के नौजवान बच्चे हैं उन्हें भी परसू किया जा रहा था। उन्हें भी लगातार कि आप इस पार्टी में आइए, ये एक अलग इवेंट है, इस तरह से। लेकिन उन लोगों ने कहा, निर्णय लिया कि 1300-1400 लोगों के बीच में कोविड का पीरियड है, एक जिम्मेदार पद पे हमारे परिवार के लोग हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। इस तरह से वो भी नहीं गए। तो हमें लगता है कि कहीं एक जो पंजाब की सरकार में चीजें हो रही थी, वो चीजें उड़ता पंजाब की तरह उड़ता महाराष्ट्र एस्टेब्लिश करने का कोई खेल था क्या? हमें लगता है काशिफ खान की गिरफ्तारी के बाद चीजें सामने आएंगी। कोरोना काल में सेहत और आमदनी को लगे जोरदार झटके ने लोगों की मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डाला है। एक स्टडी में दावा किया गया कि ये असर इतना घातक है कि अब लोगों को तकनीक पर इंसान से ज्यादा यकीन होने लगा है। करियर को लेकर तो लोग खासकर मशीनों पर अब ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। कोविड-19 ने जितना असर दुनिया पर डाला है, उसके औसत के मुकाबले भारतीय इससे ज्यादा परेशान हैं। ओरेकल और वर्क प्लेस की एक स्टडी के मुताबिक भारत, ब्राजील और यूएई में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस स्टडी में कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्टडी के मुताबिक 80% के वैश्विक औसत के मुकाबले भारत में 91% लोगों पर कोरोना का ज्यादा असर हुआ है। 44% भारतीयों पर कोरोना से वित्तीय संकट आया है, जबकि दुनिया भर में 29% लोग ही फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं। 28% के ग्लोबल एवरेज के मुकाबले भारत में 36% लोगों की मानसिक सेहत पर कोविड-19 का तगड़ा असर हुआ है। जानकारों का भी मानना है कि कोरोना के मनोवैज्ञानिक असर से लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव हुआ है। हालांकि इन सब मुश्किलों से परे कोरोना काल में तकनीक को अपनाने के मामले में भारतीय दुनिया भर में काफी आगे हैं। यहाँ तक कि मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका भरोसा काफी बढ़ गया है। 97% भारतीयों को लगता है कि तकनीक उनके भविष्य को सुधारने में मदद कर सकती है। 49% को लगता है कि उनके स्किल्स को विकसित करने में तकनीक का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। 52% तकनीक की मदद से नए हुनर सीखने को तैयार हैं। 49% तकनीक की मदद से करियर में आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। तकनीक पर भारतीयों का और दुनिया भर के लोगों का भरोसा बढ़ने की एक बड़ी वजह है कि उन्हें लगता है कि मशीनें उन्हें निष्पक्ष सलाह दे सकती हैं। एक सर्वे में एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि कोरोना के बाद लोग काम और निजी जीवन में संतुलन बिठाने में लगे हैं। लोगों के लिए अब मानसिक और शारीरिक सेहत को दुरुस्त रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक ब्यूरो। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी जियो ने कुछ साल पहले भारत के इंटरनेट मार्केट की तस्वीर बदल कर रख दी थी। फ्री डेटा और तेज स्पीड के बूते इसने जल्द ही भारत के टेलीकॉम सेक्टर पर कब्जा जमा लिया था। लेकिन अब जियो के दबदबे को चुनौती देने के लिए एलन मस्क की कंपनी भारत में इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाले दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अब भारत में मुकेश अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट से मुकाबला करने के लिए तैयार है। दरअसल मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आर्म स्टारलिंक से भारत के ब्रॉडबैंड बाजार में तहलका मचाने को तैयार है। स्टारलिंक की 2 लाख एक्टिव टर्मिनल्स के साथ दिसंबर 2022 से भारत में ब्रॉडबैंड सर्विसेज शुरू करने की योजना है। हालांकि अभी कंपनी लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी और बैंक अकाउंट खोलेगी।
आइए अब जानते हैं कि आखिर मस्क की कंपनी किस योजना के साथ भारतीय ब्रॉडबैंड मार्केट में उतरने को तैयार है। सबसे पहले स्टारलिंक 12 अति पिछड़े जिलों में पायलट सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज लगाएगी। इसके साथ ही कंपनी 100 स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें से 20 स्कूल दिल्ली में होंगे। स्टारलिंक का जोर ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाएं बढ़ाने पर है। कनेक्शन के लिए प्री बुकिंग शुरू भी हो गई है। स्टारलिंक इंटरनेट के लिए प्री बुकिंग फिलहाल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए हो रही है। स्टारलिंक का दावा है कि उसे भारत में 5000 से ज्यादा प्री ऑर्डर मिल चुके हैं। कंपनी का दावा है कि वो बीटा स्टेज में 50 से 150 Mbps की स्पीड मुहैया कराएगी और टेस्टिंग पूरी होने के बाद 300 Mbps तक की स्पीड दी जाएगी। भारत में मस्क की कंपनी का मुकाबला मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से होगा। ऑटो और एरोस्पेस इंडस्ट्री में धूम मचाने के बाद मस्क की नजर अब टेलीकॉम इंडस्ट्री पर है। स्पेस एक्स ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट छोड़े हैं। कंपनी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में धड़ाधड़ ग्राहकों को साइन करने में लगी है। हालांकि अभी तक कंपनी को सरकार से इसके लिए मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन अनुमति के बाद ये भारत में जियो के बाद एक नई इंटरनेट जंग की शुरुआत कर सकती है। आज तक ब्यूरो। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स फाइलिंग को ज्यादा आसान बनाने के लिए अपने पोर्टल पर एक बड़ा बदलाव किया है। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए अब टैक्स पेयर्स खुद की या आयकर विभाग से हुई गलतियां ITR फाइलिंग से पहले पता कर सकेंगे। AIS में आयकर दाताओं की काफी जानकारियां पहले से ही मौजूद रहेंगी। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स पेयर्स अब साल भर अपना लेखा जोखा यानी AIS देख सकते हैं। ऐसे में जानकार सलाह दे रहे हैं कि लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अपना AIS जरूर देख लेना चाहिए, जिससे वो ITR भरने में होने वाली कई गलतियों को रोक सकेंगे। इस बार अपनी रिटर्न्स फाइल करने से पहले इट इज सजेस्टेड कि एक बार आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक कर लें। एनुअल स्टेटमेंट चेक करते टाइम यदि लगा कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, टैक्स पेयर की नहीं है या अमाउंट गलत है या उनकी टैक्सेबिलिटीज आपके हिसाब से अलग है, तो उसमें एक फीडबैक का ऑप्शन भी दिया गया है, जहां पर टैक्स पेयर जाके अपना फीडबैक दे सकता है और उस फीडबैक के बेसिस पर वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को करेक्ट कर देता है। ITR पोर्टल की ये सेवा हाल ही में शुरू की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि AIS में वो ही जानकारी दिखेगी जो IT विभाग के पास मौजूद होगी। इसके अलावा अगर आयकर दाता ने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो AIS में नहीं दिख रहा है, तो उसकी जानकारी टैक्स पेयर फीडबैक के जरिए दे सकता है। AIS में टैक्स पेयर को बैंकों से मिलने वाले ब्याज, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में किए गए निवेश और उससे होने वाली कमाई, किसी और निवेश से मिले डिविडेंड की जानकारी होगी। आयकर दाता AIS को डाउनलोड कर सकता है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले AIS को देखने की सलाह दी है, जिससे ITR भरने में आपको सहूलियत होगी। इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल के सर्विस सेक्शन में जाकर AIS को देखा जा सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक टैक्स पेयर के फीडबैक के बाद पोर्टल पर उसका एक और AIS दिखेगा। अगर आयकर दाता ने अपने AIS में बदलाव की गुजारिश की और किसी वजह से वो बदलाव नहीं हो सका, तो आयकर विभाग से संपर्क कर सकता है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बाद एक टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट उन्होंने बनाया है, वो समरी है AIS स्टेटमेंट की। उसके बेसिस पर जो आजकल प्री फिल्ड रिटर्न्स आ रही है, तो वो TIS में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्री फिल्ड होके आपके एनुअल इनकम टैक्स की रिटर्न्स में आ जाएगी। टोटल पर्पज इज दैट के कोई भी इन्फॉर्मेशन जो टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए, जो इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट होनी चाहिए, वो छूटे नहीं, उसके लिए वो सब चीजें बनाई गई। आयकर विभाग के मुताबिक AIS सेवा के पूरी तरह से शुरू होने तक ट्रेस पोर्टल पर फॉर्म 26AS दिखाई देता रहेगा। फॉर्म 26AS में भी टैक्स पेयर की आमदनी और महत्वपूर्ण खर्च की जानकारी होती है। फॉर्म 26AS आयकर दाता का सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। पैन नंबर की मदद से 26AS को इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाला जा सकता है। आदित्य के राणा, आज तक।